विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स, फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। जब भी हम फिस्कल मेजर की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, और जब भी हम मॉनेटरी मेजर की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम आरबीआई की पॉलिसी की बात करते हैं। यह ध्यान रखना। सो फिस्कल मेजर का मतलब होता है कि वो इनिशिएटिव या वो सिचुएशन या वो मेजर्स जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं हमारी इकॉनमी की डिमांड को ठीक करने के लिए। इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की बजटरी पॉलिसी होती है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, बहुत ईजी सी लाइन थी। So there are two common instruments to correct excess demand and deficient demand and fiscal measures. सबसे पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसी। या तो सरकार अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी, ठीक है, या सरकार अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम कर देगी अकॉर्डिंग टू एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। सेम ऐसा ही टैक्सेशन पॉलिसी के साथ भी होता है, ठीक है, या तो बढ़ा देगी या कम कर देगी अपनी डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के साथ। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि सरकार कब अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है। जब मार्केट में चाहिए कि अभी लोगों को डिमांड करवानी है तो सरकार वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। सरकार कम कब करेगी? जब पता है कि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है तो सरकार उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, और टैक्सेशन पॉलिसी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। सो फिस्कल पॉलिसी के कुछ कंपोनेंट्स यानी कि टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार क्या करेगी, कभी कम कर देगी और कभी इसको बढ़ा देगी। जैसे कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, सरकार द्वारा किया गया खर्चा जो लोगों पर किया जाता है, जैसे कि रोड्स बनाना है, डैम्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, ये सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, अब इसको सरकार कभी बढ़ा देगी और सरकार इसको कभी कम कर देगी। ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड होता रहता है। सेम ऐसे ही टैक्सेशन पॉलिसी है। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होती है जो हम जैसे लोगों को क्या है सरकार को देनी पड़ती है। अब सरकार कभी टैक्स का बर्डन बढ़ा देगी हाउस होल्ड्स पर, कभी टैक्स का बर्डन क्या है कम कर देगी हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किस तरह की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जाती हैं। सो दूसरा पॉइंट है हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पे हम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन सा रूल है। ठीक है, जब भी हमारे देश में कभी भी इन्फ्लेशन हो तो आपने ये नहीं कहना कि सरकार ने किया है, उसके पीछे कौन होता है? वो आरबीआई होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को ठीक करने में भी और उसको बढ़ाने या कम करने में भी किसका रोल होता है? आरबीआई का रोल होता है। सो क्वांटिटेटिव मेजर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या टाइप्स आती हैं? बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, ओएमओ आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। इनके मीनिंग्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था और अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा। सो क्वालिटेटिव मेजर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये भी आपको पता होगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? देखो मैंने आपके लिए ना एक डायग्राम रखा है ये वाला, कि सबसे पहले हम ना एक्सेस डिमांड देख लेते हैं कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। आपने ये डायग्राम बनाना है फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। देखो ध्यान से देखना है इसको, वीडियो को पॉज कर लो, देख लो इंक्रीज़ इन टैक्स कहाँ पे है, ठीक है, डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ पे है, इंक्रीज़ इन पब्लिक डेट कहाँ पे है, दूसरी तरफ इंक्रीज़ इन बैंक रेट, इंक्रीज़ इन सीआरआर, इंक्रीज़ इन एसएलआर, सेल कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब होंगी? एक्सेस डिमांड में होगी। आपको ना ये एक्सेस डिमांड वाला याद कर लेना है, इसके ऑपोजिट बिल्कुल जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है उसको ऑपोजिट कर दो, डिक्रीज़ कर देना डेफिशिएंट डिमांड में। बस एक एक्सेस डिमांड वाला याद कर लो, डेफिशिएंट डिमांड वाला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये बहुत ज़रूरी डायग्राम है, पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये 101% श्योरिटी है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव की। देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब पहले तो ये पर्सन याद कर लो, केन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है केन्स। ठीक है, एपीसी की जब भी आप बात करोगे तो आपने क्या कहना है कि वो इनकम पार्ट का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या कोई हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कंजप्शन अपॉन इनकम इज इक्वल टू एपीसी। अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन किसने दिया है तो आपने साफ शब्दों में बता देना है केन्स ने दिया। और वैसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के में केन्स जो पर्सन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा के लिए भी।
एपीएस की बात कर लेते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात कर लेते हैं, कि यानी कि वो पोर्शन इनकम का जो हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। सेम ऐसे ही एमपीसी, मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल वर्ड का मतलब बताया। जब भी आपको मार्जिनल वर्ड किसी के साथ भी दिखे तो आपने क्या कहना है कि चेंज हो रहा है कुछ। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सेम ऐसे ही एमपीएस है, ठीक है, जो चेंज आ रहा है हमारा सेविंग में, ठीक है। कैसे चेंज आएगा, हमारी इनकम में चेंज आया, ठीक है। सेम ऐसे ही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपको ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, इसके आपको फॉर्मूलाज भी आएंगे, ठीक है। ये याद रख लेना कि एम पी सी इज पुअर इज मोर देन एम पी सी ऑफ रिच, ठीक है। एम पी सी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, ये आपको बस याद रखना है ये चीज़, ठीक है। आपको पेपर में लिख के आनी है ये चीज़। आगे कंजप्शन फंक्शन आ गया, ठीक है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। सो इसका आपको अलजेब्रिक फॉर्म बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यहाँ में ए लिखा है, हम क्या लिखते हैं, सी बार लिखते हैं। सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। आप सारे के सारे इस टाइम किस कैटेगरी में आते हो, ऑटोनोमस कंजप्शन की कैटेगरी में आते हो। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है और तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। अभी आप सारे कुछ नहीं कमाते हो, या कुछ ना कोई लोग कमाते भी होंगे, बट स्टिल मोस्टली जो आपकी उम्र की जनरेशन है वो नहीं कमा रही है इस टाइम, ठीक है। तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन की कैटेगरी में आते हो। सेम ऐसे ही सेविंग फंक्शन है, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी और वाई। यहाँ पे जो बी है ऊपर वाले कंजप्शन फंक्शन में देखो, बी उसका मतलब क्या होता है, एम पी सी। यहाँ पे 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एम पी एस। ये आपको सारे के सारे इसके जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम हमारी इनकम चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है हमारी इनकम, बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, ठीक है। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा, इनकम के ऊपर पड़ेगा। आपको ये डायग्राम भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। जो हमने एक्सेस डिमांड वाला डायग्राम किया था वो सेम डायग्राम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए भी। इसका जो आपको फॉर्मूला है, इसके 3 फॉर्मूलाज देख लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन एम पी एस और 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, ये इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, दूसरा चेंज हमें किस में देखने को मिलेगा, इनकम में देखने मिलेगा। अगर इनकम चेंज होगी, पर्सन की कंजप्शन भी चेंज होगी। अगर कंजप्शन चेंज होगी, इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, अगेन चेंज इन इनकम होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये जो आपका टेबल है ना, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो आपकी बुक में दिया हुआ टेबल है, उसको देखना है एक बार। यहाँ पे तो बड़ा मैंने टफ सा ये वाला लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, बट आपकी जो बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला, ये देख के जाना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं उस पर ना साइड में एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स डाल लूँगा यूट्यूब पे। बट जो आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है उसको देख के जाना आप। देखो, पिछली वीडियो में भी हमने किया था एक्जेंटे वर्ड और एक्सपोज वर्ड, सेम इसमें भी देखो रिपीट आ गया। जब भी आपको एक्जेंटे वर्ड दिखता है, चाहे उसके पीछे जो मर्जी लिखा हो, डजेंट मैटर, बस आपको एक्जेंटे और एक्सपोज का मतलब याद रखना है। एक्जेंटे का मतलब क्या होता है, प्लान्ड। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। इसके पीछे आपको जो मर्जी दिखे, डजेंट मैटर, बस आपको इन वर्ड्स के मतलब याद रखने हैं। एक्जेंटे का मतलब मेरे पीछे बोलो प्लान्ड, और एक्सपोज का मतलब एक्चुअल, ठीक है बेटा।